पढ़ाकू। आज हम 3D को कंटिन्यू करते हैं और ये जो वीडियो है ना थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन दो कंसेप्ट को हम बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट करेंगे यहाँ पे और विथ एग्जांपल करेंगे। आप मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहना और मेरे ख्याल से आपको 100% ये वीडियो समझ में आएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है एंगल बिटवीन द टू लाइन। ये जो लाइन हम देखेंगे ना वो 3D का लाइन देखेंगे कि 3D का दो लाइन अगर दिया हुआ हो मुझे तो दोनों के बीच का एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे सपोज करते कि ये दोनों 3D में स्पेस में हमारा एक लाइन इधर से आ रहा है, एक लाइन इधर से आ रहा है ना। ये स्पेस की बात हो रही है, 2D की बात नहीं हो रही है। अगर 2D की बात होती तो इस प्लेन पे हम देखते, लेकिन मुझे एक्सप्लेन करना है इसलिए हम 2D में बना रहे हैं उसे, है ना। तो एक ये स्पेस में जा रहा है जिसको A1 से पास कर रहा है और पैरेलल एक वेक्टर स्पेस में जा रहा है, पॉइंट A1 से पास कर रहा है और एक B1 वेक्टर के पैरेलल है ना। सेकेंड लाइन सिमिलरली इसी कहां से पास कर रहा है, A2 से पास कर रहा है और B2 के पैरेलल दिया हुआ है। जैसे हम यहाँ पे दिखाने की कोशिश किए हैं इसे, तो इसके बीच का एंगल कितना होगा, है ना। कैसे हम इसके बीच के दोनों लाइन के बीच का, जब स्पेस में दो लाइन जा रहा हो तो कैसे हम एंगल फाइंड आउट करेंगे, दैट इज द पॉइंट। और लाइन को लिखने के लिए ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। जैसे किसी भी लाइन को जनरल हम कैसे लिखते हैं, R इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा टाइम B1, R इक्वल टू A2 प्लस लैम्डा टाइम B2, है ना। यहाँ पे हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, दोनों को लैम्डा नहीं लेकर एक को म्यू ले लेते हैं, ठीक है, म्यू टाइम्स ऑफ B2। तो ये हमारे पास दो लाइन है, दोनों के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। दिस लाइन इज द पैरेलल टू द B1, दिस लाइन इज द पैरेलल टू द B2। तो एक्चुअल में ये सॉल्व करना या एंगल फाइंड करना बहुत सिंपल है। एक पॉइंट सिर्फ आपको देखना पड़ेगा। वेक्टर में जैसे आप पढ़े होंगे डॉट प्रोडक्ट, यूज ऑफ द डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट हम यूज कैसे करते थे, एंगल फाइंड आउट करने के लिए। जैसे हम बता देते फॉर्मूला क्या होता था हमारे पास, ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता था, ए बी कॉस थीटा, है ना। तो इसी डॉट प्रोडक्ट को हमें यहाँ पे यूज करना है एंगल फाइंड आउट करने के लिए। ओके, तो हम कैसे यूज करेंगे, ये दोनों लाइन किसके पैरेलल है, B1 B2 के। तो जस्ट वी हैव टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन द B1 B2। अगर हम एंगल बिटवीन द B1 B2 निकाल लिए तो क्या हो जाएगा, दैट इज द सेम एज द एंगल बिटवीन द लाइन, है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, क्लास cos थीटा इक्वल टू B1 डॉट B2 का डॉट प्रोडक्ट हो गया और डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ B1, है ना, और मैग्नीट्यूड ऑफ B2 के मैग्नीट्यूड से डिवाइड लगा देंगे। तो ये हमारे पास एंगल बिटवीन द टू लाइंस हो जाता है। अगर 3D का लाइन है, लेकिन हम कैसे यूज कर रहे हैं इसको, जस्ट डॉट प्रोडक्ट से। और अगर B1 B2 हमें गिवन हो, B1 B2 हमें गिवन हो, तो सपोज करते हैं कि B1 हमें क्या गिवन है, B1 इक्वल टू वी हैव टू गिवन x1 i y1 j और Z1 k, ये B1 गिवन है। B2 हमें क्या गिवन है, x2y y2 j और Z2 k, ऐसा B2 गिवन है ना। तो ये हमारा वेक्टर फॉर्मेट में है। जैसे लाइन का इक्वेशन हम वेक्टर फॉर्मेट में देखते थे, दूसरा कार्टेशियन में देखते थे। तो ये हम अभी जो निकालने जा रहे हो किसमें, कार्टेशियन में। कार्टेशियन में क्या हो जाएगा, लाइन का एंगल बिटवीन द टू लाइन, है ना। जब दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो x1 x2 y1 y2 z1 z2 और डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ B1, मतलब अंडर रूट x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर z1 स्क्वायर, ऐसा होता है, मैग्नीट्यूड निकालते हैं। और B2 के लिए हम क्या करेंगे, B2 के मैग्नीट्यूड के लिए x2 स्क्वायर y2 स्क्वायर एंड z2 स्क्वायर, है ना। तो इस तरह से हम cos थीटा लिखते हैं। हम अभी फॉर्मूले को लिख देते हैं यहाँ पे। cos थीटा क्या हो जाएगा इन कार्टेशियन फॉर्मेट में, x1 x2 y1 y2 z1 z2 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ B1 का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट, बिल्कुल मालूम होना चाहिए ये, और सिंपल है, काफी सिंपल है, y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। सेकेंड क्या हो जाएगा, x2 स्क्वायर y2 स्क्वायर एंड प्लस z2 स्क्वायर। तो ये हमारा एंगल बिटवीन द टू लाइंस होता है, एंगल बिटवीन द टू लाइन। ये वेक्टर फॉर्म में, ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म में है।
ये एक हमारे पास एग्जांपल है, एनसीईआरटी से हम उठाए इस क्वेश्चन को, और ये क्वेश्चन नंबर 10th का फर्स्ट एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 11.2, एक्सरसाइज जो है 11.2 का क्वेश्चन है। ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा था, एंगल बिटवीन द टू लाइंस। स्टूडेंट पहले आप इस चीजों को देखो कि यहाँ पे दो लाइन दिया हुआ है, वो वेक्टर फॉर्मेट में दे रखा है ना, और दोनों लाइन एक तो इस पॉइंट से पास कर रहा है फर्स्ट लाइन, अब पैरेलल किसके, इस वेक्टर के पैरेलल है, ठीक है। सेकेंड लाइन को इस पॉइंट से पास कर रहा है और पैरेलल इस वेक्टर के पैरेलल है हमारे पास। बहुत लोग को क्या होता है ना, पहले तो क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, वेक्टर 3D का क्वेश्चन देख के लोग डर जाते हैं, पता नहीं क्यों, है ना। पहले अगर हम क्वेश्चन को जितना अच्छा समझेंगे उतना अच्छा उसको इजिली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे लाइन किस फॉर्मेट में दिया हुआ है, पॉइंट्स, है ना, और पॉइंट से पास कर रहा है पैरेलल टू द वन वेक्टर, मतलब लाइन का जो डायरेक्शन है, रेशियोज है, वो क्या दे रखा है 3, 2, 6, और सेकेंड लाइन का डायरेक्शन रेशियोज कितना दे रखा है 1, 2, 2। मुझे एंगल फाइंड आउट करना। अभी हम देखे थे थ्योरी, कॉस थीटा, यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, ये फिर से हम समझा देते हैं, A2 इट इज द B2 वेक्टर, इट इज द A1 वेक्टर, इट इज द B1 वेक्टर। फॉर्मूला हमारे पास क्या था, वेरी सिंपल, है ना, cos थीटा इक्वल टू B1 डॉट B2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B2, ऐसा था। दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, A1 A2, है ना, A1 A2 B1 B2 C1 C2, है ना, उसका हम x1 y1 z1 लिए थे वहां पे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, सिमिलरली 3 इंटू 1 x1 y1 x2 y2 2 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 2। फिर क्या करने का, दोनों के मैग्नीट्यूड निकालने का, b1 का मैग्नीट्यूड लिखेंगे, b1 का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, और b2 का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, कुछ ऐसा, ठीक है। तो अभी हमारे पास फाइनल रिजल्ट कितना आ गया स्टूडेंट, यहाँ पे cos थीटा इक्वल टू, वी कैन राइट cos थीटा इक्वल टू 3 प्लस 4 प्लस 12 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 9 प्लस 4 प्लस 36, है ना, ये 49 हो गया, और सेकेंड रूट हमारे पास कितना हो गया 1 प्लस 4 प्लस 4, मतलब ये 9 हो गया। तो हमारे पास फाइनल cos थीटा का वैल्यूज कितना हो गया, cos थीटा इक्वल टू, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, cos थीटा इक्वल टू, है ना, 7 प्लस 12 19, और ये 49 का 7 और ये 9 का 3, है ना, तो थीटा का वैल्यूज कितना हो जाएगा, cos इनवर्स 19/21, cos इनवर्स 19/21, है ना, तो ये हमारा थीटा का वैल्यूज हो गया। नेक्स्ट थ्योरी है जिसमें कि हम ये फाइंड आउट करना है मुझे कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट अल्फा, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, खास करके बोर्ड वाले स्टूडेंट के लिए, और जो स्टूडेंट जेई में अपीयर हो रहे हो, जो स्टूडेंट आप जेई में अपीयर हो रहे हो उसके लिए डायरेक्ट हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है जेई में, है ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पहले हम थ्योरी को समझाते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को देखेंगे। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट अल्फा टू द लाइन, एक लाइन मुझे गिवन है कौन सा, r इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी, ये लाइन का फॉर्मेट होता है। ओके, ये ऐसे लाइन जा रहा है, स्पेस में लाइन जा रहा है, यहाँ पे एक पॉइंट है, इससे मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। आपको अगर याद होगा ना स्टूडेंट, तो आप एक 2D में इसका एक थ्योरी पढ़े थे 11th क्लास में, है ना। अगर एक लाइन हमें गिवन है, पहले हम 11th क्लास के थ्योरी को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अगर ये लाइन गिवन है ax प्लस बी वाई, बिल्कुल याद होना चाहिए ये थ्योरी, c इक्वल टू 0। अगर मुझे x1 y1 से डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, x1 y1 से, ये 2D का लाइन है, दो वेरिएबल है ओनली एक्स वाई। 3D के लाइन में क्या होता है, 3 वेरिएबल होता है, एक्स वाई जेड होता है, बिल्कुल समझना चाहिए कोरिलेट करके, तभी इजी जाएगा, है ना। तो मुझे यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है।
ये डिस्टेंस कितना होगा पीएम। तो हम इसे फाइंड आउट करने के लिए वेरी सिंपल मेथड है कि आप क्या करो, इस पॉइंट को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, एक्स के कोफिशिएंट और वाई के कोफिशिएंट का रूट के स्क्वायर के रूट से आप डिवाइड लगा दो। तो मतलब जो पीएम यहाँ पे जो हो जाता है वो हमारे पास कितना होता है, ए एक्स वन बी वाई वन प्लस सी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मॉड होता है ना। ये 2D का कंसेप्ट है, वेरी सिंपल। पॉइंट को क्या किया, पुट किए, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूट से डिवाइड लगा दिए। 3D में क्या होता है, 3D में क्या हमें वेक्टर फॉर्मेट में है। 3D में दो फॉर्मेट होता है, पहला फॉर्मेट होता है वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में लाइन दिया हुआ है, और दूसरा होता है कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में भी हम देखेंगे, है ना। तो इस पॉइंट मतलब एक पोजीशन वेक्टर अल्फा से उस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना। बहुत लोगों को कम इस थ्योरी समझ में आता है, कुछ लोगों को ही समझ में आता है क्लास में ये थ्योरी। देखते हैं, हम समझाने का कोशिश करते हैं, हम सफल हो पाते हैं या नहीं, देखते हैं। मुझे क्या करना है यहाँ पे, एक्चुअल में पीएम फाइंड आउट करना है ना। अब पीएम फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं ना, जो पॉइंट ए से जो लाइन 3D लाइन जो पास कर रहा था, इससे इसको कनेक्ट कर देते हैं पॉइंट ए से, है ना। तो ये हमारे पास क्या मिल जाएगा यहाँ पे ए, तो ये पीए मिल जाएगा, और हमारे पास ए एम, है ना। पीएम हम फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे क्या अप्लाई करने जा रहे हैं, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने जा रहे हैं। यहाँ पे ये हाइपोटेनस हो गया, इट इज द बेस, इट इज द परपेंडिकुलर, है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं क्या, पीएम स्क्वायर इक्वल, पीएम इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कितना, पीए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। क्लियर। अभी पीए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, पीए वेक्टर, है ना। तो पीए के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, पीए को हम लिखने के लिए अल्फा माइनस ए का मैग्नीट्यूड, है ना। पीए वेक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस ए वेक्टर, और ए एम, मेन ए एम फाइंड आउट करना है। ए एम कैसे फाइंड आउट किया जाए, तो हम क्या करते हैं कि पीएम का, पीए का इस पे प्रोजेक्शन फाइंड आउट करते हैं, किस पे, बी पे, वेक्टर पीए का बी पे प्रोजेक्शन फाइंड आउट करते हैं प्रोजेक्शन फॉर्मूला से। वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, जिसपे भी प्रोजेक्शन फाइंड आउट किया जाता है उसके यूनिट वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट किया जाता है। याद रखने का, जिसपे भी प्रोजेक्शन फाइंड आउट किया जाता है, जो कि ये क्या हो जाएगा, पीए कॉस थीटा होगा, पीए कॉस थीटा होगा। तो पीए कॉस थीटा जब आप ट्रायंगल से देखोगे ना, तो ये पीए कॉस थीटा निकालने के लिए डॉट प्रोडक्ट का यूज करते हैं। तो हमारे पास ए एम कैसे निकलेगा, ए एम पीए का प्रोजेक्शन मतलब अल्फा माइनस ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर बी के साथ, यूनिट वेक्टर बी के साथ जिसपे प्रोजेक्शन फाइंड आउट किया जाता है उसके यूनिट वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट किया जाता है, यूनिट वेक्टर बी के साथ, है ना। यूनिट वेक्टर बी कैसे लिखते हैं, इस तरह से, यूनिट वेक्टर बी के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है। बिल्कुल याद रखने का, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत सारे बनाए जाते हैं। ए वेक्टर का बी वेक्टर पे प्रोजेक्शन निकालना है तो क्या करने का, ए वेक्टर और यूनिट वेक्टर बी के साथ उसको डॉट प्रोडक्ट करना, ठीक है। यूनिट वेक्टर बी के साथ उस पर डॉट प्रोडक्ट किए, जो भी निकलेगा, है ना, ये एक्चुअल में मुझे क्या देगा, मैग्नीट्यूड देगा। तो हम यहाँ पे यूज क्या करना है, ए एम स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर यूज करेंगे यहाँ पे ए एम स्क्वायर के लिए। यहाँ पे मुझे किस क्या यूज करना है, पी ए स्क्वायर, तो पी ए स्क्वायर के लिए इसका स्क्वायर यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास फाइनल फॉर्मूला क्या हो गया, पी एम इक्वल टू, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डायरेक्ट इस फॉर्मूले से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है ना, बोर्ड में तो पूछा ही जाता है, प्लस जेई में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। और एक क्वेश्चन और भी बनाया जाता है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, मतलब एम का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना। ये तो कई बार जेई का क्वेश्चन बना हुआ है। पीएम, पीएम कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हमारा फॉर्मूला, पीए का अल्फा माइनस ए का स्क्वायर माइनस यहाँ पे अल्फा माइनस ए वेक्टर। अब बिल्कुल ये फॉर्मूला समझ के लर्न होना चाहिए, वेक्टर बी
डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है ना। इस फॉर्मूले को हम एक बार ऊपर भी लिख देते हैं अगर नहीं दिख रहा है तो। यहाँ पे फिर से हम लिखते हैं इसको, है ना, यहाँ पे शायद दिख नहीं रहा होगा। पीएम इक्वल टू क्या हुआ, अल्फा माइनस ए का स्क्वायर, अल्फा माइनस ए का, फिर से हम रिपीट करते हैं एक बार, अल्फा माइनस ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ पी है ना, और एम स्क्वायर। एम कैसे निकालें, अल्फा माइनस ए का प्रोजेक्शन ऑन द वेक्टर बी, यूनिट वेक्टर बी के साथ डॉट प्रोडक्ट कर ये हमारा फाइनल पीएम का परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाता है। इट इज द फॉर्मूला ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट टू द गिवन लाइन, है ना, गिवन लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा। ओके, एक क्वेश्चन है जिसमें कि पॉइंट पी का लोकेशन मुझे दे रखा है 2i 3j 10k, और एक लाइन जो है ना वेक्टर आर जो कि मूव दिया हुआ है मुझे, है ना, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी है ना, और ये वेक्टर क्या है, अल्फा है। जैसे हम अभी थ्योरी डिस्कस किए थे, उस थ्योरी के सपोर्ट के लिए क्वेश्चन उठाए, है ना। और यहाँ पे हम, मेरे पास थ्योरी क्या था, पहले हम क्या करते हैं, अल्फा माइनस ए फाइंड आउट करते थे, अल्फा माइनस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, पहले वेक्टर फाइंड आउट करते हैं अल्फा माइनस ए, है ना। क्यों, क्योंकि अल्फा माइनस ए ये कहाँ से, एक पॉइंट से जा रहा है, ए पॉइंट से, तो पहले हम ये वेक्टर को फाइंड आउट कर रहे हैं, है ना, पी ए वेक्टर निकाले थे, फिर इसका पी ए का मैग्नीट्यूड लिए थे, फिर इसका प्रोजेक्शन निकाले थे बी पर थ्योरी में, है ना, और फिर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किए थे। अगर इतना थ्योरी मालूम है ना तो 100% ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो अल्फा माइनस ए हम फाइंड आउट करने के लिए क्या कर रहे हैं, अल्फा का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, वहां पे 2i ये दोनों सब्ट्रैक्ट होकर 0 हो जाएगा, 0i 3j माइनस 2j 1j, है ना, और 10 के माइनस 5 के, तो ये कितना हो गया 5 के, तो ये हमारा अल्फा माइनस ए आ गया। अभी इसका मैग्नीट्यूड मुझे लेना है, इसका मैग्नीट्यूड, तो अल्फा माइनस ए का मैग्नीट्यूड तो कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 25, है ना, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। ओके, और यहाँ पे दो इसका स्क्वायर होता था, अल्फा माइनस ए का पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किए थे तो क्या इसका स्क्वायर यूज किए थे, तो कितना हुआ 1 प्लस 25 दैट इज द 26, रूट हट गया। ओके, अभी क्या करना होता है मुझे, यूनिट वेक्टर बी के साथ उसको, है ना, यूनिट वेक्टर बी के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं। तो कैसे डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो जे के अल्फा माइनस ए डॉट अल्फा माइनस ए डॉट बी का यूनिट वेक्टर, कुछ ऐसा। तो यहाँ पे हम जब देखेंगे ना डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो अल्फा माइनस ए कितना हुआ आई, है ना, जे प्लस 5 के, जे प्लस 5 के का डॉट मुझे किसके साथ करना है, 3i प्लस 4j के साथ डॉट करना है। आई का कोफिशिएंट तो है नहीं, और ये कितना मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, तो बी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर जो कि 5 हो जाएगा, है ना, रूट से निकालने के बाद। तो यहाँ पे फाइनल कितना हो गया, ये आई का कोफिशिएंट है ना, जे का कोफिशिएंट है, जे का यहाँ पे 4 हो गया, 4/5 डॉट प्रोडक्ट। फिर डॉट प्रोडक्ट के बाद इसका क्या था, स्क्वायर था, याद आ रहा होगा, यहाँ पे स्क्वायर यूज करते थे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। फाइनल रिजल्ट कितना हो जाएगा क्लास 26, क्या होता था फॉर्मूला, डिस्टेंस क्या होता था, क्या हो जाएगा 26, है ना, अल्फा माइनस ए का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो इसका वैल्यूज कितना है 4/5 का होल स्क्वायर, 4/5 का होल स्क्वायर मतलब 16/25, 16/25। बाकी ये कैलकुलेशन करेंगे जो भी रिजल्ट आएगा, है ना, तो ये हमारे पास जो भी रिजल्ट आएगा दैट इज आवर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, नहीं रहने देते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ फिर से आप लोग के सामने आएंगे, है ना। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के बीच में इसे शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, ये बोलने की बात नहीं है फिर भी, है ना। तो आई थिंक पसंद आएगा ही आएगा, और ज़रूर पसंद आएगा 100%। ओके, थैंक यू।